तो जम्मू कश्मीर को 10 साल बाद उसका मुख्यमंत्री मिल चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला की राह आसान नजर नहीं आ रही है। सवाल तो बनता है, मैं आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही वो इस केंद्र शासित राज्य के पहले सीएम बन गए। कार्यक्रम श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई। हालांकि उमर के शपथ समारोह में राहुल और प्रियंका गांधी मौजूद रहे। कांग्रेस ने सरकार को बाहर से समर्थन दिया है। पार्टी का कहना है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। शपथ लेने के बाद उमर ने कहा कि उनकी गाड़ी के लिए सड़क पर कोई भी ग्रीन कॉरिडोर या ट्रैफिक नहीं रोका जाएगा। उन्होंने अपने मंत्रियों से भी अनुरोध किया है कि वे भी ऐसा ही करें। उमर का कहना है कि वे जनता की सेवा के लिए हैं, न कि उन्हें तकलीफ देने के लिए। वहीं उमर की राह आसान नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य है और यहां उपराज्यपाल के पास काफी शक्तियां हैं। ऐसे में हर फैसले के लिए उमर को उपराज्यपाल पर निर्भर रहना होगा। हालांकि जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि मैं उमर अब्दुल्ला को बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि वे जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने और जनता के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने के लिए काम करेंगे। अब आगे की राह कैसी होगी, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले। देखिए, मैंने कहा ना, खित्ता पीर पंचाल के लोगों के लिए और खासकर मेरे निशारा कांचूंसी के लोगों के लिए एक बहुत फख्र की बात है। हमारा खित्ता पीर पंचाल, मैं अपने खित्ता पीर पंचाल के लोगों की तरफ से और निशारा कांचूंसी की तरफ से मैं अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब का मेरे पास लफ्ज नहीं कि मैं शुक्रिया कैसे अदा करूं, क्योंकि बहुत बड़ा ओहदा हमें दिया है। जिस खित्ता पीर पंचाल के अंदर एक मिनिस्ट्री लेने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था, आज वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया है। और जम्मू के लिए भी ये फख्र की बात है कि जो लोग बातें करते थे कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, उमर साहब ने दिखा दिया भैया कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को जमात है जिसने दोनों खित्तों को हमेशा, पहले तो तीसरा खित्ता भी हमारे साथ होता था, लद्दाख वो अलग हो गया, लेकिन ये दोनों खित्तों को हमेशा साथ लेके चली है। अब लोगों ने मैंडेट दिया स्टेट रेस्टोर करने के लिए, हमारा पहला एजेंडा भी वही था पूरी कोalition का। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने भी कमिटमेंट की थी कि डिलिमिटेशन हो, इलेक्शन हो, नुमाइंदे आए तो स्टेट रेस्टोर हो। वो सारी चीजें हो चुकी। तो ये काबीना बनना फिलहाल एक थर्ड स्टेप था, डिलिमिटेशन, इलेक्शन और काबीना। हम चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर एज अर्ली एज पॉसिबल अवामी मैंडेट को रेस्पॉन्ड करे, स्टेट को रेस्टोर करे। उसका वेट करेंगे, देखते हैं वो क्या कहते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि चुनाव अच्छे हो गए, बिना दुर्घटना के हो गए, बहुत बड़ी बात है। इसमें मैं बधाई देता हूं इलेक्शन कमीशन को भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी, भारत सरकार को भी, कि ऐसा हो गया। तो वैसे मैंडेट जो है वह कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन को मिला, लेकिन असल में मैंडेट तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, स्पष्ट लग रहा है। तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा आगे क्या उनकी नीति होगी और क्या सोचते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला अब बहुत समझदार हो गए हैं। मुश्किलें तो बहुत हैं, परेशानियां तो बहुत हैं। सबसे पहले जो 10 बरसों से जमहूरी हक यहाँ खत्म किया गया है, वो जमहूरी हक वापस लाया, लोगों ने खुद लाया है। इतनी बड़ी तादाद में अपने वोट का इस्तेमाल किया है और वो चाहते थे, जो उनकी आवाज दबाई गई है इन 10 बरसों में, उनकी बात नहीं सुनी गई, डेवलपमेंट नहीं हुई। पावर सेक्टर में इतनी मुश्किलें हैं, हेल्थ सेक्टर में इतनी मुश्किलें, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। हालांकि एक चैलेंजिंग जॉब है इस टाइम, लोगों को हद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इनका इंशाल्लाह उन एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरने के और जितना पॉसिबल हो सके लोगों के लिए काम करने के। तो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया और दिस इज वेरी गुड। चेंज इज स्पाइस ऑफ लाइफ, और चेंज जो है वो अच्छे के लिए होना चाहिए। डेमोक्रेसी है और मैं अवाम, जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। एक बेहतरीन और स्टेबल गवर्नमेंट उन्होंने बनाई, और इस उम्मीद के साथ कि हमारा दिमाग जो है वो ठीक रहे और ये जो पावर है सर को चढ़ती है, सत्ता निरंकुश करती है और लोगों की सेवा करनी है और एक खादम बनकर, सेवक बनकर सारे जो काबीना के हमारे साथी हैं। और मैं मुबारकबाद दूंगा उमर अब्दुल्ला साहब को, जिन्होंने एक जम्मू को उसका ड्यू शेयर दिया है। फर्स्ट टाइम हुआ है कि जम्मू को बराबर शेयर मिला है। देखिए, मैंने कहा ना, खित्ता पीर पंचाल के लोगों के लिए। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य उपराज्यपाल के पास बहुत ताकत होगा और देखिए, सीएम को उपराज्यपाल के तहत ही काम करना होगा। हर काम के लिए उपराज्यपाल पर निर्भर रहना होगा।
तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सीएम के बीच उठापटक हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली में आप और उपराज्यपाल के बीच होती है। अब देखिए, कांग्रेस के शामिल न होने की वजह क्या हो सकती है। आर्टिकल 370 पर एनसी के रुख के चलते कांग्रेस ने दूरी बनाई है। चुनाव में कांग्रेस का खराब प्रदर्शन, एनसी को निर्दलियों का साथ मिलना, सरकार के समीकरण कांग्रेस के पक्ष में नहीं। तो कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर पर झारखंड चुनाव की जिम्मेदारी है और केंद्र की मोदी सरकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस का तालमेल। देखिए, ये वो वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस सरकार में सीधे तौर पर शामिल नहीं हुई है। उनके एक भी मंत्री आज उन्होंने शपथ नहीं ली। जम्मू कश्मीर में कुल 9 मंत्रियों की जगह है, अभी 5 मंत्रियों ने शपथ ली है, लेकिन उसमें कांग्रेस का एक भी नुमाइंदा नहीं था। और देखिए, जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजे क्या रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। एनसी प्लस कांग्रेस गठबंधन 48, बीजेपी 29, पीडीपी केवल 3 सीट पे निपट गई, जबकि अन्य के खाते में 10 सीटें आई है। देखिए, चुनाव के नतीजे भी आपको स्क्रीन पे लगातार दिखा रहे हैं किस प्रकार का चुनाव नतीजा रहा था। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के लिए बेहद ही खुशनुमा दिन रहा। 10 साल के बाद वहां पे चुनाव हुए और उसमें देखिए किस प्रकार से एनसी और कांग्रेस गठबंधन को जीत मिलती है। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेते हैं। इसका ऐलान कुछ दिन पहले ही शेख अब्दुल्ला ने कर दिया था, बाकी जो फारूक अब्दुल्ला ने कर दिया था। उसके बाद से यह स्पष्ट हो गया था कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होने वाले हैं। देखिए, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं जब उमर अब्दुल्ला सीएम पद की शपथ ले रहे थे। हमारे साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ प्रेसिडेंट शाहिद बिलाल जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता नजीर भट्ट जुड़ रहे हैं और साथ ही जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मुजम्मिल शाह जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ चैनल हेड अकील सिद्दीकी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शाहिद बिलाल जी, आपके पास में आना चाहेंगे। 6 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले उमर अब्दुल्ला आखिरी सीएम थे और साथ ही यूटी में सीएम के तौर पर शपथ लेने वाले वो भी पहले बने हैं उमर अब्दुल्ला। सबसे पहली बात है कि हमारे लिए खुशी की बात है कि आज 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर को अपना चीफ मिनिस्टर मिला है। और दूसरी बात है कि आप कह रहे हैं कि फारूक साहब ने पहले डिसाइड किया है कि ठीक है, उमर साहब हमारे लीडर है, हमें बीजेपी वालों ने स्टेट से लेकर यूटी में इस चीज को तब्दील किया है। लेकिन मैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को बधाई दे रहा हूँ कि उसने 10 साल के बाद जो यहाँ पे इलेक्शन करवाए, लेकिन कश्मीर के रीजन से जिस तरीके से पीर पंचाल से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्लियर मैंडेट मिला है और आज खुशी की बात है, आज 10 साल के बाद हमें अपना चीफ मिनिस्टर देखने को मिला। हमारे साथ बीजेपी से भी हमारे प्रवक्ता जुड़ गए हैं। हमारे साथ में बीजेपी से नजीर भट्ट जी जुड़े हुए हैं। नजीर जी, उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद का शपथ ले लिया है, हालांकि उनकी जो मांग है वो स्टेट हुड को लेकर है और साथ ही 370 को हटा जाने की भी वो लगातार मांग करें। केंद्र सरकार के लिए भी राह आसान नहीं होने वाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं उमर साहब को चीफ मिनिस्टर बनने पर बधाई दे रहा हूँ। दूसरा चैलेंज उसके पास ये है कि उन्होंने जो लोगों के सामने अपने वादे रखे हैं, तो जम्मू कश्मीर की जनता पूरी तरह वाच कर रही है कि वो अपने इस जो वादे किए उन पर कितना खरा उतरेंगे और जम्मू व कश्मीर को जैसे पिछले 10 साल में हमने डेवलपमेंट की राह दिखाई थी, उस राह पे कैसे वो चलेंगे और आइंदा आने वाले चैलेंज जो वो स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब स्टेटहुड को यूटी की शक्ल दी थी, तब यहाँ के हालात कुछ और हैं और हम यही चाहते हैं कि अगले कुछ दिनों में
हम इनकी सरकार में देखेंगे। अगर हालात सही रहे, हालात उसी जो हमने 10 सालों में यहाँ पर हालात मेंटेन करके रखे हैं, तो जरूर स्टेटहुड भी मिल जाएगा। ठीक है, हमारे साथ में चैनल हेड अकील सिद्दीकी जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। राजनीतिक विषयों पे अक्सर आप इन्हें टीवी स्क्रीन पे देखते होंगे। अकील जी देखिए, क्या जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली जैसी स्थिति क्या जम्मू कश्मीर के भीतर भी देखनी पड़ेगी? जैसे हमने जम्मू कश्मीर दिल्ली में अक्सर देखा है कि एलजी और सीएम अक्सर आमने सामने आ जाते हैं, क्या ऐसी स्थिति जम्मू कश्मीर में भी पैदा हो सकती है? बिल्कुल रोहित, हो सकती है, क्योंकि केंद्र शासित राज्य है और वहां पर निर्भर होना पड़ेगा उपराज्यपाल के पास। निश्चित तौर पे हर मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं साझा करनी होगी अपनी बात। इसको लेकर बीच में विवाद भी होगा, वो भी सामने आएगा। वो एक चुनौती होगी उमर अब्दुल्ला के लिए। उमर अब्दुल्ला भले ही बड़ी पार्टी कहीं ना कहीं उभरी है वहां पर, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया, ये दूसरी बार उन्होंने लिया हालांकि, लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनौती है वो सबसे बड़ी है रोहित वहां पर धारा 370 की। अब धारा 370 को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह वोट हुए हैं, क्योंकि एक तरफा वोट हुआ है कश्मीर में, तो उसको लेकर वो लड़ाई जरूर लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस देखिए बचती नजर आई है। कांग्रेस को यह कहा गया कि 6 सीटें आई, 12 से 6 पे आ गई। हालांकि उतनी ताकत कांग्रेस नहीं लगा पाई। निश्चित तौर पे जो ऑफर आया वो 2 मंत्रियों का आया था। 2 मंत्रियों को ऑफर कांग्रेस ने दिया था, लेकिन उधर से जो ऑफर आया वो एक का आया कि हम केवल एक ही को मंत्री बना सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने इससे किनारा कसा और बोला हम बाहर से समर्थन देंगे। जितने गठबंधन के लोग थे उन्होंने बाहर से समर्थन दे दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह केंद्र शासित राज्य है उसको लेकर जो बयान आए हैं, चाहे वो अखिलेश यादव का रहा है, अखिलेश यादव ने कहा जिस तरह सरकार बनना जरूरी था, इससे ज्यादा कहीं ना कहीं अधिकार पाना जरूरी है। अर्जुन खड़गरे ने भी बोला कि हमने स्टेट रूल को हम लागू कराएंगे। तो जो बयान आए हैं वो कहीं ना कहीं वो धारा 370 को टच करती नजर आ रही है। निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि केंद्र शासित जब राज होता है तो कहीं ना कहीं उस पर उपराज्यपाल की ताकत बहुत ज्यादा होती है और मुख्यमंत्री उसके अधीन होता है। जैसे दिल्ली में, दिल्ली का जो विवाद है वो किसी से छिपा नहीं है। अरविंद केजरीवाल हमेशा इस विवाद को लेकर बने रहते हैं कि कितने मामलों को लेकर। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में होगा। हालांकि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये उम्मीद है उमर अब्दुल्ला से कि कहीं ना कहीं एक बेहतर सरकार वो चलाएंगे। ठीक है नजीर भट्ट साहब, देखिए कई ऐसी सीटें और करीब 28 ऐसी सीट है कश्मीर घाटी के भीतर में जहां पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार ही नहीं उतारे। आप कहते हैं कि धारा 370 हटाने के बाद से कश्मीर की घाटियों में शांति बहाल हुई है। यदि ये बातें सही है, 10 सालों में कश्मीर का विकास भी हुआ है, फिर क्या वजह है कि कई ऐसी सीटें जहां पे बीजेपी ने अपने उम्मीदवार ही नहीं उतारे? रोहित जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू में हमने हर एक सीट पे इलेक्शन लड़ा। और कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर में हमने कुछ सीटों पर इलेक्शन लड़ा और कुछ हमारे सहयोगी दल छोटे छोटे जो लाइकली मैंडेटेड थे उनको लड़ाया। बाकी लोगों ने अगर इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया, वो सब कश्मीरियों को, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उन्होंने किस बात पे वोट लिया है। तो उमर साहब ने जैसे ही वो जीत कर आ गए हैं तो उन्होंने उसका यू टर्न ले लिया। कि उन्होंने लोगों को झूठे ख्वाब दिखाए थे कि हम 370 को बहाल करेंगे और स्टेटहुड को बहाल करेंगे। और मैनिफेस्टो में उन्होंने बोला कि हम 12 सिलेंडर हर एक घर में दे देंगे और ओल्ड एज पेंशन को 1000 से लेकर 3000 तक पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी बात है शाहिद बिलाल साहब, जैसा कि नजीर भट्ट जी कह रहे हैं, क्या ये झूठे वादे थे? क्या केवल चुनाव जीतने के हथकंडे थे या वाकई में जो आपने वादे किए हैं उस पर खड़े उतरेंगे? देखिए, डेफिनेटली बीजेपी के जो बीजेपी का क्या प्रवक्ता है नजीर साहब है, मुझे इस पर आज मैं क्या बोलूं। आज एक सेरेमनी थी और सेरेमनी थी, ये बीजेपी वाले इस पे भी नहीं आए थे क्योंकि उनको गवारा था कि जिस तरीके से उन्होंने झूठे वादे किए थे जम्मू कश्मीर में कि हमें अपना यहाँ का सीएम हो। लेकिन आज उनके गवर्नर ने उनको, लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हीं का है बीजेपी का, उन्होंने उनको इनवाइट किया था, हमने भी उनको इनवाइट किया। लेकिन बदकिस्मती से ये आज सेरेमनी में नहीं आया था क्योंकि उनको लोगों का वेडिक उनको पसंद आया नहीं। ये पैराशूट तरीके से आना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में हुक्मरानी करने के लिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने उस चीज को रिजेक्ट किया। आज आप जिस तरीके से हमने यहाँ पे आज मिनिस्टर बनाए थे, 3 हमने जम्मू से बनाए थे, डिप्टी सीएम हमने जम्मू से बनाया। आज हमारे निर्दलीय, ठीक है शाहिद जी, हमारे साथ में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मुजम्मिल शाह जी भी जुड़े हुए हैं।
मुजम्मिल साहब, क्या वजह है कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन हुआ है, नई ये सरकार है, लेकिन उसमें कांग्रेस का एक भी नुमाइंदा नहीं है, वजह क्या है? वैसी कोई बात नहीं है। हम एनसी और कांग्रेस एक साथ जुट के जो इंडिया अलायंस है उसके पार्टनर्स है। खाली इतनी सी बात है कि स्टेटहुड से पहले हम लोग शपथ नहीं लेना चाहते, ओथ नहीं लेना चाहते। स्टेटहुड का जो वादा किया था हमें मोदी साहब ने, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, जो उन्होंने वादा किया था जो ही यहाँ पे हालात ठीक हो जाएंगे तो स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। ये इलेक्शन जो उन्होंने करवाए वो तो सुप्रीम कोर्ट के दम पे उन्होंने करवाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्रेशराइज किया था कि 31 सितंबर तक आप इलेक्शन करवाइए। अदरवाइज अगर उन्होंने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन नहीं होती, मेरे हिसाब से वो लोग यहाँ पे इलेक्शन नहीं करवाते। हाँ मुजम्मिल साहब, देखिए अब पूरा देश ये जानना चाहता है कि 370 पे कांग्रेस का क्या रुख है। मैं चाहूंगा कि आप ये भी स्पष्ट कर दें, चूंकि जो आपके गठबंधन के साथी हैं एनसी, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है कि हम चाहते हैं कि 370 को वापस से बहाल किया जाए। तो ऐसे में कांग्रेस का इसको लेकर क्या रुख है? देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, जो जैसा जाना चाहता है वो वैसे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मोहर लगा ली है, उन्होंने अपना डिसीजन दिया हुआ है। अभी अगर एनसी जाना चाहती है, वो अगर वहां पे पेटिशन फिर से उसको खुलवाना चाहती है, या कोई भी उनको कानूनी ढंग से उनको मतलब एंगल उनको समझ में मतलब पकड़ में आ सके, तो उसके हिसाब से वो जा सकते हैं। लेकिन हमारा जो है क्लियर स्टैंड था, हमारा मैनिफेस्टो में भी यही था कि हम यहाँ पे डेवलपमेंट चाहते हैं, हम लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, हम स्टेटहुड देना चाहते हैं। मुजम्मिल साहब, देखिए आप भी कह रहे थे, स्टेटहुड की बात कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया था, फिर क्या वजह है कि 2014 की तुलना में जो आपकी सीट है वो 50% कम हो जाती है? क्या जिस प्रकार से पीडीपी को नुकसान उठाना पड़ा बीजेपी के साथ गठबंधन का, क्या आपको भी एनसी से गठबंधन का नुकसान हुआ है क्या? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। देखिए, एनसी के साथ हमारे गठबंधन को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। सीट शेयरिंग बिल्कुल इक्वली हुई है, हमारी रजामंदी से हुई है सीट शेयरिंग। एनसी के साथ गठबंधन को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, न तो कांग्रेस को हुआ। तो वजह क्या है? कुछ तो वजह रही होगी ना। देखिए, बीजेपी को भी 3 सीटें ज्यादा आई है, उसके अलावा हमने देखा किस प्रकार से एनसी की सीटों में भारी उछाल आया है। बस कांग्रेस, नेशनल पार्टी, क्या वजह है कि 50% की सीटें आपकी घट गई? जबकि आप तो कह रहे थे स्टेटहुड भी चाहिए, आप तो 370 वालों के साथ भी खड़े थे। देखिए, सीट शेयरिंग जो हमारी हुई, मेरे हिसाब से बहुत जगहों पे सही कैंडिडेट्स हमने नहीं बिठाए, उसकी वजह से हुआ। और रही बात, जो वेव यहाँ पे थी वो राहुल गांधी जी की वेव थी, जो उनने भारत जोड़ो यात्रा से यहाँ पे क्रिएट की थी, जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से यहाँ पे क्रिएट हुई थी। यहाँ के लोग जो थे वो बीजेपी को दूर रखना चाहते थे, उनको सत्ता में नहीं आना देना चाहते थे। इसी यही वजह रही कि यहाँ पे आपने देखा कश्मीर घाटी में हर किसी सीट पे उनको 1500 इतने ही वोट मिले हैं, जितने भी कैंडिडेट उन्होंने यहाँ पे खड़े किए थे। हर किसी जगह पे तो नहीं किए थे। तो मेरे हिसाब से ये बीजेपी के लिए करारा जवाब है कि यहाँ के, ठीक है, सीटें आपकी कमाई है, लेकिन ये बीजेपी के लिए करारा जवाब है। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। अगिल सिद्दीकी जी, आपने भी दोनों को सुना, आपने एनसी के नेता को भी सुना, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना, लेकिन आपको क्या असल वजह नजर आती है 370 को लेकर? देखिए, कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि हम उनके साथ में खड़े नहीं है, अगर उनको कोर्ट में जाना है तो वो जाएं, उनको जो करना है करें, लेकिन 370 को लेकर कांग्रेस बसती हुई नजर आ रही है। क्या यही वजह है क्या कि कांग्रेस के नेता, एक भी नुमाइंदे उनके नजर नहीं आए आज मंत्रिमंडल में? रोहित, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस कहीं से भी 1% रिस्क नहीं लेना चाह रही। उसको पता है अगर हम 370 को लेकर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में ये मुद्दा उठेगा उस सरकार पर, और सरकार को जो वोट मिला है उमर अब्दुल्ला को, उनकी पार्टी को, जो सबसे बड़ी पार्टी उभरी है, वो इस मुद्दे पे मिली है, उसको लेकर वो लड़ाई लड़ेंगे भी। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर आती नजर आ रही, इसीलिए उन्होंने एक का भी ऑफर ठुकरा दिया कि हमें मंत्री नहीं बनना, हम आपको बैक से बाहर से सपोर्ट दे रहे हैं, वरना इनके लिए कहीं ना कहीं गले का फांस बन जाएगा। और जो महाराष्ट्र में चुनाव है और झारखंड में चुनाव, उसमें कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस ने ऐसे पीछे पल्ला नहीं झाड़ा है। निश्चित तौर पे
सबसे बड़ी वजह 370 है। देखिए जो वोट हुआ है वो वोट नहीं देखा जाए तो जो जम्मू कश्मीर की जो जनता है उन्होंने सीधे जो उमर अब्दुल्ला को वोट किया, उनकी पार्टी को वोट किया है, वो इस भरोसे के साथ किया है क्योंकि पीडीपी जो थी वो बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी और उसके बाद धारा 370 हट गया था। तो निश्चित तौर पे उसकी तरफ लोग मुखातिब नहीं हुए कि कहीं ना कहीं इनके अगर हम इनकी पार्टी को वोट देंगे तो बीजेपी में फिर जाके बैठ जाएंगी और निश्चित तौर पर जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं उनका फायदा नहीं होगा। वहां की जनता के माइंड में ये था। ठीक है शाहिद बिलाल साहब, देखिए कांग्रेस ने तो स्पष्ट कर दिया है कि 370 को लेकर जो आपकी लड़ाई है वो आपको अकेले लड़ना होगा। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए हमने मैनिफेस्टो बनाया, कांग्रेस के साथ नहीं बनाया। हर एक पार्टी का अलग अलग रवैया होता है कि देखो कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, उनको मुल्क का भी सोचना चाहिए। देख मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो 370 और 33 है वो वापस बहाल हो, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इसी पार्लियामेंट से हम वापस लाएंगे। लेकिन जो आज दिल्ली में सरकार है, यहाँ फिराउन की फिरावनी नहीं रही, तो आज ये मोदी का जो शासन है वो ये कहाँ रहेगा? आज नहीं सही तो कल डेफिनेटली हम 370 और 35 को वापस लाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्टेट नजीर भट्ट साहब जवाब दीजिए। गृह मंत्री ने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने और मैं अपने भाई को जवाब देना चाहता हूँ। मेरी भाई बात आपका टाइम हो गया, आप मुझे टाइम दे दो, मैं आपको बताता हूँ। कह रहे कि देखो हालात की गारंटी दो, हालांकि यहाँ कश्मीर की मिलिटेंसी उन्होंने सीधा जम्मू में लाई थी या हमने जम्मू तो ठीक है नजीर साहब जवाब दीजिए। कह रही है कि 370 तो वापस लेके रहेंगे। देखो मेरी बात सुनो, मुझे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो ये यारी है इसमें भी गड़बड़ लग रहा है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो यारी है, जो ये दोस्ताना रवाया है, जो इंडिया अलायंस का रवाया है, इसमें भी मुझे दोगलापन दिखाई दे रहा है। अगर एक का मुझे मेरी बात सुनो, अगर कांग्रेस का रवाया ये है कि हम 370 को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप सपोर्ट अगर 370 को कांग्रेस सपोर्ट कर रहा है तो मेरी बात सुनो, आप चुप हो जाओ, आपका टाइम हो गया, आपका टाइम हो गया, बोले जवाब सुनो, सुनने की क्षमता रखो मेरे भाई, सुनने की क्षमता रखो। यहाँ की बात नहीं है। और आप मेरा जवाब सुनो, आप लोगों ने सवाल किया है, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अगर कांग्रेस का ये रवैया रहा है, अगर वो 370 को सपोर्ट कर रहे हैं, वो पहले अपनी पॉलिसी वाज़ह करें कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जब उन्होंने गठबंधन किया उन्होंने किन मुद्दों पर कर लिया। अगर उनका मुद्दा ये था कि हम 370 को बहाल करेंगे, फिर मुझे लग रहा है फिर कांग्रेस भी इसमें सपोर्ट होना चाहिए। जब गठबंधन होता है दो पार्टियां, देखो मेरी बात, कांग्रेस हमारी बात सुनिए, हुकूमत में है, दो पार्टियां अगर एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे पीडीपी का प्रवक्ता है जो साफ मना कर दिया है। अच्छा शाहिद साहब एक मिनट, भट्ट साहब एक मिनट, नजीर साहब एक मिनट, शाहिद साहब ये बताइए 370 की अब जरूरत क्या है? नहीं, और उससे भी महत्वपूर्ण तो ये है ना अखिल जी, यदि नेशनल पार्टी ही इनके साथ में खड़ी नहीं है, बीजेपी ने हटाया है, कांग्रेस के साथ में ये गठबंधन में है और कांग्रेस ही कह रही है कि भैया हम आपके साथ में खड़े नहीं है, तो बिना नेशनल पार्टी के, बिना केंद्र सरकार के आप कैसे हटाइएगा, मतलब वापस से बहाल कीजिएगा? शाहिद जी किया था तब उन लोगों ने बनाया था, जब विद इन द गवर्नमेंट, जब पीडीपी की गवर्नमेंट थी तब उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं है अगर कांग्रेस किन मुद्दों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठजोड़ में थी, ये जो गठबंधन था वो किन मुद्दों पर था? अखिल जी क्या इतना आसान है क्या कि जैसे ये कह रहे शाहिद बिलाल जी कह रहे हैं और पूरी की पूरी एनसी पार्टी कह रही है कि हम 370 को चाहते हैं कि वापस बहाल कर दे। हो सकता है कि आपकी इच्छा है और आप चाहते हैं, कश्मीर में आपने इसको लेकर सरकार भी बना ली, पर क्या वाकई में ये पॉसिबल है? क्योंकि हमने देख लिया बीजेपी का तो रुख सबको पता है, कांग्रेस ने भी स्पष्ट कर दिया कि वो उनके साथ में खड़ी नहीं है, तो बिना केंद्र सरकार के ये कैसे पॉसिबल है? रोहित ये बताइए, जम्मू रीजन को आज शपथ में तरजीह दी गई है, आपने देखा है नई सुबह नई सरकार में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी को बना दिया गया। क्यों? उसको इनाम दिया गया, रविंद्र रैना को हरा के आए, इसलिए बनाया गया। कैसे आप धारा 370 को ले आओगे? जम्मू रीजन की अगर आप बात भी कर रहे हो, उसकी झलक कहीं ना पूरे सरकार में दिख रही है, तो कैसे आप ले आओगे? निश्चित तौर में नेशनल पार्टी नहीं खड़ी है। मुझे बता दे शाहिद साहब, कौन सा नुकसान हो रहा है, कौन सा फायदा अब आपको हो जाएगा? इतने दिन से शांति है ना, क्या लोगों को विकास का नहीं मिला? अगर आपकी सरकार है, विकास की बात करो। कौन सी विकास मिली? कौन सी विकास मिली? मुझे दिखा दीजिए जम्मू कश्मीर में आपने कौन सा? अरे आपकी सरकार है, आप विकास करोगे ना? नजीर भट्ट दिखाओगे, ठीक है नजीर भट्ट आपको गिनाएंगे अभी, वो तो बीजेपी प्रवक्ता बताएंगे। नजीर भट्ट जी उंगलियों पे गिना दीजिए इन्हें क्या क्या विकास करवाया है। ठीक है सुन लीजिए, बात तो करनी चाहिए आपको।
पर हम लाएंगे, आप इनको चुप कराइए, वो वापस लेंगे। अरे उनकी सुन तो लीजिए साहिब साहब, उनकी सुन लीजिए, भट्ट साहब को भी सुन लीजिए, जवाब तो लीजिए, सारी बात ही आप ही बोल लेंगे। नजीर जी आप बोलते रहिए, ठीक है। ये एक्चुअली इनकी जो आदत है, ये जबानी जंग जीतना चाहते हैं, इसको बोलते हैं जबानी जंग जीतना। आप लोगों के पास अभी चैलेंज है, आप लोग अपना चैलेंज पूरा कीजिएगा। और विकास की बात रही है, जो भारतीय जनता पार्टी ने अगर विकास नहीं किया होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आई है, और 370 जम्मू के लोग नहीं है, 29 सीटें जीत कर आई हैं। हमने कभी अपनी मैनिफेस्टो में 370 की बात नहीं की है, वो 370 की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। आप चुप कर लीजिए, आपने बोला 55 बार, आपका जो स्टेट प्रेसिडेंट को हराया, आपको लोगों का मंडेट एक एक करके ले लेते हैं, ठीक है। शाहिद साहब मर्यादा में अपनी बात को रखें दोनों लोग। शाहिद जी, जैसा कि आपसे अकील जी ने पूछा है कि आपने जम्मू रीजन से उप मुख्यमंत्री बनाया है, कहीं ना कहीं तवज्जो दी है, एक आपने मंत्रिमंडल में और भी शामिल किया है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या आपने केवल इसलिए बनाया है कि आपको यह दिखाना है कि आपने जम्मू और कश्मीर दोनों को एक साथ लेके चलने वाले हैं, या फिर इसलिए क्योंकि वहां पे जम्मू रीजन में जो असली वोट बैंक है वो बीजेपी और थोड़ी बहुत कांग्रेस की है, तो आप चाहते हैं कि आगे चल के आपकी भी हो जाए? यस, उसी मजबूती को लेकर उन्होंने काम किया है। शाहिद बिलाल जी, जम्मू कश्मीर एक ही है। नहीं बिल्कुल है, तो मैं तो यही कह रहा हूं, एक तवज्जो, मैं कह रहा हूं रीजन की बात कर रहा हूं, बांटने की बात नहीं कर रहा। बांटने का काम हम नहीं करते सर। बांटने की बात कौन कर रहा है? बांटने की बात भाजपा वाले कर रहे हैं। नहीं, भाजपा वाले भी नहीं कर रहे हैं, भाजपा वाले भी नहीं कर रहे हैं। मैं तो आपसे केवल बहुत स्पष्ट एक सवाल कर रहा हूं, चूंकि 5 में से, ठीक है, चूंकि 5 में से 2 मंत्री जम्मू रीजन से आते हैं, तो ये बैलेंसिंग के लिए है या फिर वोट बैंक के लिए? लोग हैं, ये सिलेक्टेड लोग हैं, डेमोक्रेसी जो पार्टी है या नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनको लोगों ने आज मैंडेट दिया है, ठीक है, ये अनडेमोक्रेटिक। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। अकील सिद्दीकी जी, मैं चाहूंगा कि आखिरी कमेंट आप करें। जैसा कि अभी आपने पूरी चर्चा में देखा, जम्मू और कश्मीर दोनों को साथ लेके चलने की बात हो रही है, लेकिन क्या वजह है कि जम्मू रीजन से इस बार एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाया गया है? मंत्रिमंडल में कांग्रेस को जगह नहीं मिली है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट को भी जगह मिली है। तो इन सबको क्या ये वोट बैंक बढ़ाने की नीति है या वाकई में दोनों को बैलेंस करने का तरीका है? बिल्कुल निश्चित तौर पे है रोहित। देखिए, उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो या इनके दादा हो, तीनों लोगों ने सरकार चलाई है वहां पर, वो अनुभवी हैं, उनको ये पता है कि अब हमें आगे कैसे बढ़ना है, कि जिस बात को मुद्दे को लेकर हमको जनता ने वोट दिया उस पर कैसे काम करना है। निश्चित तौर पे यहाँ पर पूरी तरीके से जम्मू रीजन दिखता हुआ नजर आया है। सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाना कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने यह तय कर लिया है कि जम्मू में हम कैसे अपने संगठन को मजबूत करें कि आने वाले समय पे हम एक लौते पार्टी बनकर कहीं ना कहीं उभरे। तो उसको पाने के लिए यहाँ पर एक झलक दिखी है। निश्चित तौर पर देखिए, धारा 370 अलग हो गया, धारा 370 जो खत्म हुआ है, ये सरकार का मुद्दा है कि किस मुद्दे को लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा, जनता किस पे भरोसा करेगी, वो कितना खरा उतरेगी, ये उनकी पार्टी का डिसीजन है। निश्चित तौर पे कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी वहां पर थी, गठबंधन में है, उन्होंने किनारा कसा है। एक लौते अकेले कहीं ना कहीं इन धारा को वापस पाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते। निश्चित तौर पर गठबंधन का होना जरूरी है। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस इसलिए बच रही है कि उनको महाराष्ट्र में भी चुनाव है, झारखंड में भी चुनाव है और जगह चुनाव है, वो जवाब कैसे देंगे, इसलिए वो अभी शांत है। ठीक है, आखिरी कमेंट छोटा सा, शाहिद बिलाल जी, क्या कांग्रेस की तरफ से कोई मांग आई थी क्या मंत्री पद की, या फिर उन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं की, इस वजह से आपने भी उनको दूर ही रखा? मेरी बात सुनिए, हम हर एक अलायंस में पार्टनर है, हमारी जो साथ हुकूमत में है, हमने एक निर्दलीय को मंत्रालय में लाया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। हम चाहते हैं कि कांग्रेस हमारे साथ है, वो चले गए। अभी इंशाल्लाह मैं चाहता हूं कि विद इन द मंथ स्टेटहुड बहाल हो, और कश्मीर में जो आपने पहले कहा कि जो यहाँ के जो पावर थे वो एलजी के पास नहीं, यहाँ का जो पावर होता है वो हर इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होता है। डेफिनेटली एलजी कितनी भी तानाशाही करे, लेकिन सरकार हम लोग ही चलाएंगे, ये याद रखा जाएगा। चीफ मिनिस्टर उमर साहब है, और यहाँ का जो रूल चलेगा वो जम्मू कश्मीर ठीक है। नजीर भट्ट साहब, छोटा सा कमेंट आप भी कर दीजिए। ठीक है, नजीर भट्ट साहब, आप किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस का शामिल ना होना जम्मू कश्मीर की सरकार में? जैसे एक बच्चा एग्जाम देता है और फिर पास हो जाता है, फिर उसको आगे जितनी उसने मेहनत की है उस पर रिजल्ट निकलता है। इनका रिजल्ट आप जल्दी देखोगे। इन्होंने जो लोगों को गुमराह कर रखा था, 370 के नाम पर इन्होंने जो वोट लिया है, और कांग्रेस अलायंस पार्टनर थी,
वो आज किनारा कश हो रही है। ठीक है, हमारे पास में और समय की कमी है। हमारे साथ में जुड़ने के लिए शाहिद बिलाल जी आपका, नजीर भट्ट साहब आपका, और साथ ही ठीक है हो गया सर, समय की कमी है। मुजम्मिल शाह आपका और साथ ही अखिल सिद्दीकी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन हो गया है, 9 में से 5 मंत्रियों ने शपथ ले ली है, लेकिन उसमें कांग्रेस का एक भी नुमाइंदा नजर नहीं आया। अब सवाल यह है कि ये कांग्रेस ने मर्जी से की है या मजबूरी में की है, क्योंकि 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रुख रहा है, क्या वो महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस के लिए भारी ना पड़ जाए, इसको सोचते हुए की गई है या वाकई में ये कोई रणनीति है। और हालांकि अभी 5 ही मंत्रियों ने शपथ ली है, अभी 4 जगह और भी खाली है, हो सकता है कि कांग्रेस के नुमाइंदे उसमें नजर आ जाए। फिलहाल मेरे साथ चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।